फरह के बजाय वो हसीन नौजवान उसके रूबरू खड़ा था। अभी वो मुंह बसोरकर दरवाजा बंद करने ही लगी थी, मुकाबिल के मुंह पर, कि अगले ही लम्हे वकास बेधड़क उस पे गिरा और वो फर्श पर। ये तो अच्छा था कि मुकाबिल ने उसके सर के नीचे और कमर के नीचे फौरन हाथ रख लिया था, वरना उसके बहुत जोर से लगती। क्या क्या कर रहे हो? और तुमने ड्रिंक की है क्या? इस वधिया नौजवान के कपड़ों में से ड्रिंक की बू आ रही थी, जो डायरेक्ट किरण के नाक को लगी। मुकाबिल उसके नाजुक वजूद पर अपना भारी भरकम वजूद लिए बेसुसता पड़ा था। उसने कोई जवाब न दिया तो किरण को यकीन आ गया कि उसने ड्रिंक की है। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय उसने कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ उसने कमल का नॉवल धड़कते दिल की किस्त नंबर 43 लेकर। 43 ठीक है। आइए बगैर ताखिर के हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो दो मोहब्बत करने वालों के बीच में आ गया है, कुछ ऐसा महसूस कर रहा था। अबू जर ने मजीद उसकी आंखें ना देखी, क्योंकि वो आंखें उसे रंज में मुब्तला करती मालूम हुई। इस रात नशे में न सिर्फ इसने फरह की जिंदगी खराब की थी, बल्कि अपने भाई जैसे कजन बचपन के यार की मोहब्बत पे डाका भी डाला था। वो कैसे शर्मिंदा ना होता, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था इस हवाले से। जो हो गया सो हो गया, ये सोच वो सर झटकता हुआ अंदर चल दिया मौलवी साहब को लेकर। फरा समीर को देख हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट बहुत रंजीदगी भरी थी, लेकिन मुकाबिल अपने रंज में इतना डूबा हुआ था कि उसने महसूस ही ना किया। फरा की आंखें झिलमिलाने लगी थी, उसे अपना दिल फटता मालूम हुआ। इसलिए वो फौरन वहां से हटकर अपना अंदर दुपट्टा लेने गई। कौन चाहेगा अपने महबूब को अपने निकाह का गवाह बनाना, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी, उसे तो गवाह बनाना ही था। आज की ये अजियत ही कल के लिए रास्ता हमवार कर सकती थी। कबूल है। जब मौलवी साहब ने फरा का नाम लिया, इस जगह जहाँ वो हमेशा से अना अवान का नाम सुनना चाहता था, तो उसके दिल को कुछ हुआ। क्या वो वाकई एक अजनबी लड़की से निकाह करने जा रहा था, जिसके मुतालिक वो कुछ भी नहीं जानता? कल पूरी रात आंखों में गुजरी थी। वो नहीं जानता क्या तकलीफ थी उसे, मगर कुछ तो था जो उसे चुभ रहा था, जो अजियत दे रहा था। शायद वो कलाई, हाँ शायद वो कलाई ही थी जो बेचैनी का सबब बनी। वो मंजर आंखों से जा ही नहीं रहा था। जब वो कलाई समीर के हाथ में देखी, उसे गुमान हुआ वो पागल हो गया। ये शायद पछतावा दिमाग पर चढ़ गया है, इसलिए जल्द से जल्द निकाह करना चाहता है, ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो इन सारे मामलात को ख़त्म करके इस अजनबी लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंके। कबूल है। मौलवी साहब ने फिर सवाल किया। उसने फरा की जानिब देख फिर कुबूले कहा। जब उसने तीसरी बार कुबूले कहा, तो फरा की आंखों से आंसू जारी हो गए। समीर और उसके दो दोस्त फरा और अबू जर के निकाह के गवाह बने। हिजाब कबूल होने के बाद मौलवी साहब मुबारकबाद देकर चले गए, और बाकी सब भी। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों ही रह गए थे। फरा अपने दुपट्टे में से सामने बैठे नौजवान को देख रही थी, जो अब उसका दूल्हा था। माना ये सब वक्ती था, लेकिन उसके बावजूद जो वो जज्बात इस वक्त महसूस कर रही थी, वो बहुत मुख्तलिफ और बहुत नए थे। अब क्या चाहती हो कि मुंह दिखाई दूं दुपट्टा उठाकर? अब उतार भी दो दुपट्टा, सब चले गए, क्यों कहे कि दिल अटक रहे दुपट्टे पे बार बार जा जाकर। यह एहसास जिम्मेदारी के सामने बैठी लड़की अब बीवी है मेरी, उसके लिए बहुत नया था। फरा ने उसकी बात सुनते ही दुपट्टा मुंह बसोरते हुए उतारा। दोनों खामोशी से बैठे रहे। अबू जर की जिंदगी में ये पहली बार था जब उसके पास बोलने के लिए कुछ ना था। चाय मिलेगी? लचकदार अंदाज में इस्तफसार किया। कल इतनी लड़ाई के बाद सुबह ही सुबह निकाह करने कैसे चले आए? फरा को ये बात जैसे हजम नहीं हो रही थी अभी तक। वो चाय बनाने के लिए अपनी जगह से खड़े होकर किचन की जानिब बढ़ते तजस्सुस से पूछने लगी, तुम्हें कब याद आया सब कुछ? और कितना याद आया? उस हसीन गुड़िया को सवाल के जवाब में पलट सवाल मिला, वो भी इतना गहरा कि वो खामोश हो गई। क्या बताती कि सब कुछ याद आ चुका है? मुकाबिल को बताने से कहीं बेहतर वो शर्म के मारे मरना पसंद करे। फरा, मैंने कुछ पूछा है, और अब हम वैसे भी मियाँ बीवी हैं, इसलिए बताओ मुझे। इस बार इस नौजवान की आवाज़ रोबदार थी। चलो जी, निकाह हुए देर नहीं हुई, और ये तो मुझ पर अभी से हुक्म चलाना शुरू कर चुका है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती फ्रिज से दूध निकालने लगी। हाँ, क्या कर रहे हो? अभी मेरा हार्ट फेल हो जाना था। वो अभी दूध लेकर पलटी ही थी कि अबू जर का चेहरा सामने किसी जिन की तरह नमूदार हुआ, जिस पर वो घबरा कर एक कदम पीछे हुई और अपने दिल के मकाम पर हाथ रख तेजी से बोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पूछा, कितना याद आया तुम्हें? इस लड़की के हाथ से दूध की देगची लेकर सामने स्लिप पर रख उसका रास्ता मुकम्मल ब्लॉक कर, एक आईब्रो उचकाकर तफ्तीशी अफसरान की तरह पूछा। फरा के गाल लाल पड़े इस सवाल को सुन। कुछ कुछ वो जानती थी, जान नहीं छोड़ेगा ये जिन जब तक उसे जवाब नहीं देगी। इसलिए नजर झुकाकर तेजी से झूठ कहा, गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं फिर तुम्हारे? वो दुश्मने जान तो जैसे जान को ही अटक गया था, शायद सर्दी की वजह से। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था इस दुश्मन जहाँ की नजदीकी के सबब। वो लड़की बमुश्किल बहाना बनाने लगी। कौन सी सर्दी? आम का मौसम है ये, इसने जैसे लम्हा भर में झूठ पकड़ लिया हो।
क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं नहीं बात करना चाहती इस हवाले से? क्यों मुझे फिर अनकंफर्टेबल क्यों मुझे फिर इनकंफर्टेबल कर रहे हो बार बार? सवाल करके आखिरकार वो झुंझलाकर बोल ही उठी। फरा गलत मतलब अखज़ कर गई थी इस बेचारे के सवाल का। वो तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि क्या इस लड़की को याद है कि उसने कहा था कि वो अकेला नहीं, वो उसके साथ है। ये चाबी पकड़ो, घर की सफाई कर देना और कुछ अच्छा सा पका देना रात के लिए। मैं खाना घर पर ही खाऊंगा। अबू जर अपने अपार्टमेंट की चाबी निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते गोया हुआ तो वो उसका चेहरा देख कर रह गई। मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी, वो फौरन ही एतराज़न बोली। अच्छा बिगड़ क्यों रही हो? सफाई मत करना भले से, मैं खुद कर लूंगा ऑफिस से आकर। बस खाना बना देना। अबू जर को शुरू से ही एक ऐसी लड़की की ख्वाहिश थी जो उसके लिए घर के खाने बनाए। अब जब ऐसी लड़की नसीब में आ गई, चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, तो वो क्यों कर फायदा ना उठाए। उसका लहजा इस बार इल्तिजाइया था, ये देख फरा राजी हुई। अच्छा चाबी रख लो, मैं खाना यहीं बना लूंगी अपने घर में। रात को जब तुम ऑफिस से आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं देने आ जाऊंगी। फरक को अबू जर के अपार्टमेंट की चाबी लेना ठीक न लगा। वो एक अमीर ज़्यादा था तो यकीनन उसके घर की चीज़ें भी कीमती होंगी। वो नहीं चाहती थी कोई चीज़ गायब हो और उसके सर पर नाम आए। नहीं, खाना तुम मेरे घर पर बनाओगी मेरे सामान से। वो तो मैं वकास की मदद कर रहा था इसलिए घुस कर आया था तुम्हारे घर, वरना मुझे शौक नहीं है कि किसी के घर घुसकर खाना खाने का फ्री में। तो जब तुम घर आ जाओ तो मैं उसी वक्त आकर ताज़ा बना दूंगी। इस तरह तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी, तुम चाबी रख लो ना, तब सहूलत हो जाकर बना लेना। अबू ज़र समझ नहीं पा रहा था वो लड़की क्यों राजी नहीं हो रही उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर जाने में, जबकि वो खुद बार बार इजाज़त दे रहा है। देखो, मैं तुम्हारे घर की चाबी नहीं रख सकती, उसने साफ इनकार किया। और क्यों नहीं रख सकती? मुकाबिल नासमझी से बोला। क्योंकि तुम्हारे घर में कीमती सामान होगा और मैं नहीं चाहती कि वो इधर उधर हो और तुम समझो कि मैंने। अभी वो बोल ही रही थी कि मुकाबिल ने फौरन अपनी शहादत की उंगली उसके होंठों पर रखी। श्श, पूरा का पूरा अबूजर रहमान तुम्हारे नाम हो गया है कुछ देर पहले, और तुम मामूली से सामान के लिए डर रही हो। मुझे एतबार है तुम पर बेवकूफ, ऐसे ही थोड़ी तुमसे निकाह किया। अब पकड़ो। बेवकूफ का लफ्ज कहते वक्त उसने हल्के से अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टकराई। वो दोनों अजनबी थे एक दूसरे के लिए, लेकिन उसके बावजूद इस नौजवान ने कहा वो एतबार करता है। ये बहुत बड़ी बात थी फरह के लिए। अपने नए दूल्हे को वो लड़की दम साधे तकने लगी। ब्रांडेड कपड़ों में कई बार देखा था उसे, लेकिन तब वो कभी इतना खूबसूरत ना लगा जितना वो अब लग रहा था। सबसे बढ़कर अब वो अपना अपना लग रहा था। जब उसने कह दिया कि वो एतबार करता है तो फरा ने बड़े इत्मीनान से चाबी रख ली, क्योंकि उसके नज़दीक ये चाबी अबू जर ने नहीं दी थी, ये चाबी उसके शौहर ने दी थी। चाहे तो पी लो। उसे जाता देख फरा तेजी से बोली, ऑफिस में पी लूंगा, लेट हो गया हूँ। पहले ही बगैर मुड़े कहता वो घर से निकला। फरा दरवाजे पर पहुंचकर उसने फिर आवाज लगाई। हाँ। फरा उसकी आवाज पर फौरन ही किचन से निकल कर आई। मैं जा रहा हूँ, दरवाजा अच्छी तरह बंद करो। तुम वैसे भी अकेली हो, सिर्फ एक निकाह ही तो हुआ था, लेकिन मानो सब बदल गया हो। अब वो सिर्फ फरा नहीं थी उसके लिए, अब वो उसकी बीवी थी जिसे वो अकेले घर में छोड़कर जाने में डर रहा था। उसकी हिफाजत अबू जर की अव्वलीन तरजीह थी इस लम्हे। ओके। फरहा ने ज्यादा सोचे समझे बगैर फौरन उसके कहने पर दरवाजा अच्छे से लॉक कर लिया। वो हमेशा से ही अकेले रहती आई थी, ये कोई पहली बार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अबू जर का उसकी फिक्र करना उसे अच्छा लगा। अगला सीन। वो नहाकर निकली तो सेल रिंग होता दिखाई दिया। इस हसीन लड़की ने स्क्रीन देखी तो दादी का नाम चमक रहा था। बगैर एक लम्हे की देरी किए उसने फौरन कॉल रिसीव की। मैं तुम्हारे घर आई हुई हूँ, अलमेराज मैंशन, लेकिन यहाँ तो तुम हो ही नहीं। मुझे मुलाजिमा ने बताया कि तुम अभी तक यहाँ वापस आई नहीं हो। ऐसा क्यों है बेटा? तुम लोगों की तो रुजू हो चुकी है ना, या वकास ने झूठ कहा है मुझसे? देखो बेटा, जो भी बात है सच बता दो। माना मैं बूढ़ी हूँ लेकिन मैं कबूल कर लूंगी। जहाँ इतने सदमे सहे वहाँ ये भी सह लूंगी। रक्षी खातून सलाम दुआ के बाद उस अलमेराज मेंशन में ना होने की असल वजह पूछ रही थी। उन्हें लग रहा था उनके बुढ़ापे के सबब वकास ने उनसे झूठ कहा है रुजू के मुतालिक। किरण कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। अभी तक उसने उस मुतालिक कुछ नहीं सोचा था। इसके घर वाले खुला के लिए केस दायर करने का सोच रहे थे। वो ये बात जानने के बावजूद कैसे अलमिराज मेंशन में शिफ्ट हो सकती थी? किरण। वो अपनी सोचों में इतना मगन थी कि रक्षी खातून को महसूस हुआ जैसे लाइन कट गई हो। उन्होंने उसे दोबारा मुखातिब किया। जी वो दरअसल दादी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं वकास के निकाह में दोबारा नहीं आना चाहती। और ये बात मेरे घर वाले जानते हैं। आपके पोते ने सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं दिया है मुझे। फिर मैं बीमार भी हूँ। बीमार? लगता है आपको वकास ने बताया नहीं मेरी बीमारी के मुतालिक। मैं बीमार हूँ दादी, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती।
किरण दानिस्ता तौर पर उन्हें ये बात बताई थी ताकि वो उसे प्रेशराइज करना बंद करें वकास की जिंदगी में दोबारा आने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल को उम्मीद लाहकती कि दादी बोले, कोई बात नहीं बेटा, औलाद तो अल्लाह की तरफ से होती है, नहीं है तो क्या, तुम आ जाओ। लेकिन उसका दिल टूटा ये देख के दादी फिर खामोश हो गई। क्या वकास जानता है तुम्हारी इस बीमारी के मुतालिक? जी वो जानता है। किरण ने एक गहरा सांस भरकर आहिस्तगी से सर हिलाते हुए कहा। अच्छा। फक्त इतना जवाब और फिर खामोशी तारी हो गई। किरण अच्छे से वाकिफ थी, अब्बासी खानदान की बहू रक्षी खातून ऐसी औरत को नहीं मुंतखब कर सकती जो उन्हें जायदाद का वारिस ना दे सके। वो लाख पसंद करती हूँ उसे, लेकिन वो पहले अपने खानदान के मुतालिक सोचेंगी, अपने पोते के मुतालिक सोचेंगी, उसके फ्यूचर के मुतालिक सोचेंगी। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, उन्होंने कुछ देर बाद गंभीर लहजे में कहा, फिर कॉल काट दी। उनका कुछ ना कहना किरण को अंदर तक तोड़ गया था। उसके खूबसूरत होंठों पर रंजीदा सी मुस्कुराहट बिखरी। वो अच्छे से वाकिफ थी, उसने रक्षी खातून को अपनी बीमारी के मुतालिक बताकर न सिर्फ अपना बल्कि वकास की जानिब से भी रास्ता बंद किया है। अब कुछ भी हो जाए रक्षी खातून वकास को दोबारा उसकी जिंदगी में खुद भी नहीं आने देंगी। उसने फिर एक गहरा सांस लिया, उसे इल्म ही नहीं हुआ था कब उसकी कांच सी आंखों में आंसू बहने लगे। अगला सीन। सिदरा जल्दी उठकर तैयार हो, वो बेड पर औंधे मुंह लेटी थी जब महविश खातून आकर जल्दबाजी मचाने लगी। क्यों, कोई आ रहा है क्या? उसने सुस्ती से अंगड़ाइयां लेते हुए उठकर बैठ अपनी वालदा की जानिब देख बेजारियत से पूछा। तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग, वो भी रिश्ता लेकर? महविश खातून के खुशी से बताते ही सिदरा की हैरानगी से आंखें फैली। आपका मतलब मुआविया? उसे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, दोबारा तस्दीक करने के लिए खुशी से पूछा। हाँ मुआविया। उसकी मॉम का फोन आया था अभी मुझे बताने के लिए कि रिश्ता लेकर आ रही है। पहले तो वो खुशी से झूमकर अपनी माँ के गले लगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसे याद आया मुआविया उसे पसंद नहीं करता। वो तो उसे देखना तक गवारा नहीं करता, फिर ये अचानक रिश्ता क्यों? उसकी सारी खुशी इन सवालों के जेर असर कहीं खो गई थी। लेकिन वो फिर भी तैयार होने गई। कुछ देर बाद मुआविया अपनी फैमिली के साथ उनके घर आन पहुंचा। मुआविया के चेहरे पे जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे बंदूक की नोक पर बिठा कर लाया गया है। वो बहुत उदास दिखाई दे रहा था, खास तौर पर उसकी आंखें। सिद्रा को महसूस हो गया था सिद्रा को महसूस हो गया था वो उससे शादी नहीं करना चाहता। वो ये रिश्ता भी मांगने सिर्फ अपने वालिदैन की वजह से आया है। आपको तो पता ही है हमें सिद्रा शुरू से अपने मुआविया के लिए पसंद है। आज हम बकायदा उसका हाथ मांगने आए हैं आपसे। ये वो जुमले थे जिनका इंतजार सिद्रा ने न जाने कब से किया था। होना तो ये चाहिए था कि जुमले सुनने के बाद उसकी पेट में तितलियां उड़ने लगती, गुदगुदियां मुछने लगती। खुशी के मारे वो सातवें आसमान पर होती, मगर ऐसा कुछ ना था। इस लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट इजाजत नहीं दे रही थी किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत हो जाने पर। जी जी, आप ही की बेटी है। मुआविया उनका देखा भाला लड़का था, बल्कि इस रिश्ते का इंतजार तो वो शुरू से कर रही थी अपनी बेटी के लिए। आज जब रिश्ता आया तो वो कैसे पीछे हट सकती थी? उन्होंने बखुशी इस रिश्ते की रजामंदी दी। आप बुरा ना माने तो हम छोटी सी रस्म करना चाहते हैं अभी। मुआविया के हाथ से सुदरा को अंगूठी पहनाकर। जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप ही की बेटी है, महविश खातून के जवाब देते ही मुआविया की वालदा ने उसके हाथ में अंगूठी दी। इस हैंडसम लड़के ने खामोशी से अंगूठी हाथ में पकड़कर सिदरा के आगे अपना हाथ किया ताकि वो उसके हाथ में अपना हाथ दे। मगर सब हैरान हुए ये देख के सिदरा ने हाथ नहीं बढ़ाया, उसने मुआविया के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। बेटा हाथ आगे बढ़ाओ, महविश खातून ने बड़ी मोहब्बत से उसके कान में सरगोशी की। छोटी है ना, इसलिए नर्वस हो गई है, महविश खातून ने हिचकिचाहट मिटाने के लिए मुस्कुरा कर कहा। तो सब जवाबन मुस्कुराने लगी, लेकिन मुआविया जानता था ऐसा कुछ नहीं है, वो नर्वस नहीं हुई, वो हाथ देना ही नहीं चाहती। महविश खातून ने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर मुआविया के हाथ में दिया। मुआविया ने एक लम्हे की देरी किए बगैर उसके हाथ में अंगूठी पहना दी जैसे कोई बोझ उतारा हो। भाई हमारी तरफ से तो अभी अंगूठी कोई अंगूठी नहीं है, लेकिन हम बाद में बनवा कर दे देंगे मुआविया के लिए, क्योंकि सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था, इसलिए महविश खातून को मौका नहीं मिला था तैयारी का। और फिर वो कहाँ जानती थी कि वो लोग रस्म करने के लिए आ रहे हैं। मेरे शौहर की तबीयत ज़रा ख़राब रहती है, इसलिए हम ज़रा जल्दी के ख्वाहिशमंद हैं। मुआविया की वालदा मुस्कुरा कर बोली। मैं ज़रा वक्कास से और उसकी दादी से बात कर लूँ, फिर आपको जवाब देती हूँ। महविश खातून सिदरा की ज़िंदगी का फैसला खुद अकेले नहीं कर सकती थी, यकीनन उन्हें वकास की ज़रूरत थी। जहेज तो उसी ने देना था, वकास की ज़रूरत थी। जहेज तो उसी ने देना था, लेकिन वकास से उनकी लड़ाई चल रही थी, ये बात वो मेहमानों पर तो जाहिर नहीं कर सकती थी ना, इसलिए उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा। अबू ज़र घर में दाखिल हुआ तो उसका वेलकम मज़ेदार खुशबू ने किया। वो अपना कोट और टाई उतारकर सोफे पर रख फौरन किचन की जानिब आया। जिंदगी में इससे ज्यादा हसीन एहसास और कोई नहीं हो सकता कि आप थक के आरे घर आओ और आपके लिए आपकी बीवी गर्मा गर्म खाना तैयार करती मिले। आ गए?
हम्म। मुकाबिल ने जवाब में इस बात में सर हिलाया और काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। 5 मिनट लगेंगे अभी, जब तक तुम फ्रेश हो जाओ, इस हसीन मोम की गुड़िया ने सजेशन दिया। मैं फ्रेश ही हूँ, तुम बस मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है। वैसे इस भूख का एहसास नहीं था, लेकिन जैसे ही मज़ेदार खाने की खुशबू नाक में घुसी, पेट में चूहे दौड़ने लगे। अच्छा तो फिर मेरी थोड़ी हेल्प ही करा दो, फरा ने लचकदार अंदाज में कहा। बोलो। मुकाबिल फौरन राजी हुआ मदद करने के लिए। थोड़े से बर्तन भर गए, वो धो दो। थोड़े से बर्तन भर गए, वो धो दो। बर्तन, ओके। वो होठों को ट्विस्ट करते हुए अपने कफ के बटन खोलने लगा। वो पहली थी इसकी जिंदगी में आने वाली जो उससे बर्तन धुलवा रही थी। उसने आस्तीनें मोड़कर ऊपर चढ़ाते हुए बेसन का रुख किया जहां बर्तन भरे नजर आ रहे थे। क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार बर्तन धो रहा था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कितनी लेमन मैक्स की ड्रॉप डाले जो बर्तन साफ धुले। इसलिए उसने पूरी आधी बोतल एक ही देगची में उलट दी। उसके बाद जो झागों का सैलाब आया, पूरा बेसन बबल से भर गया था। फराह कन अखियों से उस पर नजर रखे हुए थी कि वो ठीक तरह बर्तन धो रहा है या नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि उसे तो बर्तन धोने आते ही नहीं है, तो वो अपने सालन का चूल्हा हल्का कर उजरत से उसकी जानिब आई। इधर दो तुम स्क्रब, और तुम जाकर सोफे पर से मेरी पोनी उठा कर लाओ और मेरे बाल बांधो, मैं ये खुद धो लूंगी। फरा ने बिगड़कर उसके हाथ से स्क्रब लिया। मैं धो तो रहा हूँ। अबूजर फौरन ही मासूमाना चेहरा बनाकर जताते हुए बोला, नहीं बहुत शुक्रिया, आप रहने दें। अगर आप इस तरह धोएंगे तो पूरी बिल्डिंग में बबल्स का सैलाब आ जाएगा। वो मुंह बसोर कर बोली, अच्छा तो फिर मुझे सिखा दो ताकि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूं रोजाना। अबूजर की बात सुन फरा के कान खड़े हुए। तो क्या तुम मुझसे रोजाना खाना बनवाओगे? तो बीवी हो तुम मेरी, तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा मेरे लिए खाना? वो लापरवाही से कहता पोनी लेने चला गया। बीवी कहकर उसने फरह को लाजवाब कर दिया था। फरह खामोशी से बर्तन धोने लगी कि अचानक पीछे से अबूजर आकर उसके बाल समेट कर पोनी बांधने लगा। जिंदगी में पहली बार कोई लड़का उसके पोनी बांध रहा था। यकीनन यह एहसास बहुत नया था। उसे अजीब भी लगा, लेकिन बुरा नहीं। अबूजर स्लिप से टेक लगाकर अब उसे बर्तन धोते देख रहा था। देख क्या रहा था, असल में तो वो सीख रहा था ताकि वो उसकी मदद कर सके। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। क्या किरण आज रात घर आएगी? नहीं, वो भाग रही है वकास से, अनस खुला का केस दायर करवाने का जो कह रहा है। ओ तो फिर तुम यहीं रुक जाओ। बस अबूजर का कहना था कि फरा की ताज्जुब से आंखें फैली और वो खाना छोड़कर उसकी जानिब फटी नजरों से देखने लगी। क्यों? वो खुद भी नहीं जानती किस कदर एतराज उभरा था उसके लहजे में। क्योंकि तुम अकेली रहोगी। मैं हमेशा से ही अकेले रहती आई हूँ। फरा को उसके रोकने की दलील बिल्कुल बेमायनी सी लगी। खासा जताते हुए जवाब दिया, तुम हमेशा कैसे रहते आई हो? क्या करा है इन सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त तुम मेरी बीवी हो, यानी मेरी जिम्मेदारी। तुम अकेले घर में रहोगी तो मुझे फिक्र लगी रहेगी, इसलिए यहीं रहो। हाँ, अगर किरण आ जाए तो चली जाना, मुझे कोई मसला नहीं। फरहा इन लोगों में से थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था जो उसकी फिक्र करे, मगर जो उसकी फिक्र करे, जिसे इसके अकेले रहने पर एतराज हो। मगर आज वो सामने बैठा नौजवान उसकी फिक्र कर रहा था। उसके लिए परेशान हो रहा था कि वो अकेले कैसे रहेगी। उसे अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। वो कैसे खुश ना होती, वो कैसे उसकी बात ना मानती। उसने जाहिर नहीं किया, लेकिन अबूजर का उसके लिए इतनी फिक्र करना उसके दिल को छू रहा था। वह मुश्किल अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोकते वो पानी का गिलास मुंह से लगा गई। ये मत कहना कि तुम सोने जा रही हो, इधर आ जाओ, साथ खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। वो किचन समेटने के बाद गेस्ट रूम की जानिब बढ़ने लगी थी। अब अबूजर ने उसका हाथ पकड़कर रोका। मगर मुझे सुबह जल्दी उठना है, फरहा ने कमजोर सा एहतजाज किया। जिसे मुकाबिल खातिर में ना लाते हुए उसे अपने साथ लेकर सोफे पर बैठा। वो दोनों मियाँ बीवी रात गए तक गेम खेलते रहे, हत्ता कि फरहा थक हार कर अबूजर के कंधे पर ही सर रखकर सो गई। वहीं दूसरी जानिब किरण को नींद नहीं आ रही थी अपने कमरे में, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट चली आई ताकि फरहा से बात करके अपना दिल हल्का कर ले। फरहा, कहाँ हो तुम? मैं घर में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अभी फरहा को सोए 5 मिनट भी ना गुजरे थे कि उसके सेल पर मैसेज के नोटिफिकेशन की बेल रिंग हुई, जिसे अबूजर ने देखा। ओ तो किरण आ गई है। चल अबूजर बेटा, दोस्त होने का फर्ज निभा। और वकास तक इस बात को पहुंचा। वो जेरे लब बड़बड़ाया और फिर वकास को कॉल की। काम बोल। दूसरी जानिब से कॉल रिसीव हुई तो हर बार की तरह वही सर्द लहजा, मुझे कोई काम नहीं है तुझसे, बल्कि तेरा काम कर रहा हूँ। किरण अपार्टमेंट आई हुई है और फरा को मैंने साइड कर दिया है। तेरे पास पूरी रात है आज की, सो एंजॉय। वैसे तो कुछ बोल नहीं पाता किरण के सामने, इसलिए मेरा मशवरा मान, नशे में होने का नाटक कर ले और उसके पास जाके जो दिल में है वो सब बोल दे। कम से कम इस तरह तू अपने दिल की बात बोल सकेगा बगैर किसी हिचकिचाहट के। और कोई घटिया आइडिया है तो वो भी दे दे। मुकाबिल ने खासा बेजारियत से कहा, मेरे हिसाब से तो बेस्ट आइडिया यही है। तुझ जैसे शर्मीले लोगों के लिए जो अपनी ही बीवी को ठीक तरह प्रपोज नहीं कर पाते,
ابو ذر मज़ाहिका ख़ेज़ अंदाज में बोला तो मुकाबिल की हट गई। जुबान चलाना बहुत आसान है, जब तेरी शादी होगी ना तब पूछूंगा तुझसे। जरूर जरूर। अबू ज़र अपने कंधे पर सोती हुई लड़की को देख मुस्कुराकर पुरएतमादी से बोला, वैसे फरह को कैसे साइड किया तूने? वकास को जैसे फरह की फिक्र लाग हुई हो, आखिर को वो उसकी साली थी। निकाह करके? क्या? वकास को झटका लगा। अबू ज़र ने निकाह कर लिया है, वो भी फरह से? ये बात उसके लिए हजम करना नामुमकिन सा था। तूने वाकई फरह से निकाह कर लिया? हाँ, आज सुबह ही किया है। क्यों? तूने ही तो कहा था कदर कर, मुतमईन लहजे में जवाब दिया। बेस्ट ऑफ लक। अब दिल चाहे भी ना तो भी तू भाई का खाना नहीं खा सकता, ये बात याद रखना। मुफाहमाना अंदाज में बहुत गहरा मैसेज दिया था इस नौजवान ने। वकास गॉसिप करने वालों में से नहीं था, वरना यकीनन वो सवालों के ढेर लगा देता इसके आगे। पता है तुझे क्या लगता है, इतना बड़ा फैसला मैंने बगैर सोचे समझे किया होगा? फिलहाल मेरी छोड़ और अपनी लव स्टोरी पे ध्यान दे। मेरा नशे वाला आइडिया बेस्ट है। वो आखिर में फिर तजवीज़ दे रहा था कि उसके आइडिया पे गौर किया जाए। माई फुट, सबसे घटिया मैं खुद देख लूंगा। मुझे क्या करना है? तू अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल। मुकाबिल ने जैसे टिका के जलील किया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अगला सीन। दरवाजा बार बार नॉक हो रहा था, उसे लगा फराह आई होगी, इसलिए इसलिए फुर्ती से आकर दरवाजा खोला। फरह की बजाय वो हसीन नौजवान उसके रूबरू खड़ा था। अभी वो मुंह बसोर कर दरवाजा बंद करने ही लगी थी, मुकाबिल के मुंह पर के अगले ही लम्हे वकास बेधड़क उस पर गिरा और वो फर्श पर। ये तो अच्छा था कि मुकाबिल ने उसके सर के नीचे और कमर के नीचे फौरन हाथ रख लिया था, वरना उसके बहुत जोर से लगती। कि क्या कर रहे हो, और तुमने ड्रिंक की है क्या? इस वजिया नौजवान के कपड़ों में से ड्रिंक की बू आ रही थी, जो डायरेक्ट किरण के नाक को लगी। मुकाबिल उसके नाजुक वजूद पर अपना भारी भरकम वजूद लिए बेसुध सा पड़ा। उसने कोई जवाब न दिया तो किरण को यकीन आ गया कि उसने ड्रिंक की है। वकास तो कभी ड्रिंक नहीं करता, फिर अचानक ड्रिंक करने की वजह? बड़ी मुश्किल से उसने अपने वजूद पर से वकास के भारी भरकम वजूद को हटाया और फिर उठकर बैठ गहरे गहरे सांस भरने लगी। फिर तेजी से उठकर उसने दरवाजा लॉक किया। वकास अभी भी बेसुध सा फर्श पर ही लेटा नजर आ रहा था। वो उसे यूं जमीन पर पड़े रहने नहीं दे सकती थी, इसलिए मजबूरन उसके पास आकर बैठी और उसका चेहरा थपथपाने लगी। वकास, वकास उठो। किरण तुम हो क्या? उसने हल्की सी आंखें खोलकर किरण की जानिब देख इस्तफसार किया। हाँ मैं ही हूँ। ड्रिंक क्यों की है तुमने? वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी वकास की फिक्र करने से। क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जिंदगी में पहली बार उसने किरण के सामने एतराफ़ किया था कि वो तकलीफ में। तुम्हें दादी से अपनी बीमारी के मुतालिक नहीं बात करनी चाहिए थी। अब वो मेरे पीछे पड़ गई हैं कि मैं तुम्हें तलाक दूं और दूसरी शादी करूं। हत्ता कि वो मुझे प्रेशराइज कर रही हैं कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो भूख हड़ताल पे चली जाएंगी। मैं उन्हें इस हालत में भूख हड़ताल कैसे करने दे सकता हूँ? तुम जानती हो वो मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हैं। वो हसीन नौजवान सुर्ख होते चेहरे के साथ बहुत बिखरे हुए लहजे में गोया हुआ। किरण ने पहली बार उसका ये रूप देखा था, उसे लगा वो वाकई नशे में, वरना कभी इस तरह उससे बिखरे और टूटे लहजे में बात नहीं करता, कभी खुद को यूं बेबस जाहिर न करता। तो कर लो दूसरी शादी, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? हाँ, परी और अना में से इंतखाब करने में मुश्किल हो रही होगी, है ना? नहायत तंजिया लहजे में सवाल किया। मुकाबिल उसकी लहजे की चुभन को महसूस कर सकता था। वो हसीन दिलरुबा बुरी तरह जल रही थी, ये देख मुकाबिल हल्का सा मुस्कुराया और आंखें मूंद गया। किरण को लगा वो सो गया, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसके वजूद को अपने वजूद के सहारे से उठाकर अपने कमरे की जानिब ले जाने लगी। लो भाई, अभी एपिसोड बची है, अब देखें आगे आगे क्या होता है। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, आप भी इंतज़ार करें, बहुत मज़ा आ रहा है। नॉवल ज़बरदस्त जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।